हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उसी चैप्टर में आज हम कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है अपने पास रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अपने अपने पास ना रजिस्टर्स के सिस्टम ना दो होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? सबसे पहला सीरीज़। कौन सा? सीरीज़। सीरीज़ और दूसरा कैसा होता है? पैरेलल। अपने पास दो दो सिस्टम है। कौन कौन से? एक सीरीज और दूसरा क्या है? पैरेलल। सीरीज में जब रजिस्टर्स कनेक्ट हों या फिर पैरेलल में जब रजिस्टर कनेक्ट हों, तब हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। ये चीज़ हमें इसमें सीखनी है। अब सीरीज और पैरेलल में होता क्या क्या है? जब भी कोई रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट हों। कैसे कनेक्ट हों? एंड टू एंड। जब भी दो रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट हों, तब हम कहते हैं उनको सीरीज में है। रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, हम बनाते हैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम। मान लो ये है अपने पास बैटरी, ये लगा है एमीटर, और एंड टू एंड कनेक्ट करते हुए हम लगा देंगे अपने दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर। ठीक है, ये देखो, इसका एंड मान लो यहाँ है और ये इसका एंड खत्म हुआ, वैसे ही अपने दूसरे का एंड अटैच हो गया इससे। इसको कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। इसका एंड खत्म हुआ, तीसरे का एंड शुरू हो गया। ये है एंड टू एंड कनेक्शन। इसमें हम लगा देंगे की। बैटरी अपनी लगी हुई है, अटैच कर देंगे। अब हम लोगों ने पहली अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अमीटर ना सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है। इस पर हम बार बार बात नहीं करेंगे। जिसने ये नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं पता है, वो फर्स्ट लेक्चर चेक कर सकता है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, ऐसे जाएगा और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होता है। ये हो गया एंड टू एंड कनेक्शन। जब एंड टू एंड लगे हुए हों रजिस्टर, तो ये क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इन सीरीज। रजिस्टर कैसे हैं? सीरीज में है। वहीं अब हम पैरेलल की बात कर लेंगे। पैरेलल में क्या कहते हैं? जब रजिस्टर्स के एंड्स ना आपस में अटैच्ड हों। रजिस्टर्स ना बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में ही अटैच हों। कैसे? मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अपने पास जितने भी रजिस्टर हैं वो सारे इन्हीं से अटैच्ड हैं। एक मान लो ये अटैच्ड है, ठीक है। दूसरा मान लो ये अटैच्ड है। तीसरा मान लो ये अटैच्ड है। कितने हो गए? ये तीन हो गए मान लो। अब ये तीनों ना सिर्फ यही दो पॉइंट से अटैच्ड हैं। देखो, सब के सब। ये इसकी बैटरी है, यहाँ की लगा दी। अच्छा, एमीटर रह गया, ये एमीटर लगा दिया। ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट। ये यहाँ से करंट गई। इसमें हमारी प्रैक्टिस होगी सर्किट डायग्राम की भी। अब जब दो एंड्स के अक्रॉस ही सारे रजिस्टर्स कनेक्ट हों, तो हम क्या कहते हैं उस केस में? रजिस्टर्स कैसे हैं? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इन पैरेलल। इन पैरेलल। रजिस्टर्स इन सीरीज। हम समझ गए होंगे सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। अब अपने पास ये दो सिस्टम है, सीरीज वाला और पैरेलल वाला। अब हमें इसमें करना क्या है? रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। मान लो ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हमें बताई जाएगी। जैसे ऐसे सेम केस होगा पैरेलल में, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये चीज़ हमें बताई जाएगी, बतानी पड़ेगी। वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सीरीज़ की। अब हम सबसे पहले बात करने वाले सीरीज़ की। तो सीरीज़ के केस में हमें पता होना चाहिए कि जो करंट जाती है ना, आई, मान लो आई करंट फ्लो हो रही है सब में, तो ना यहाँ से लेकर के सब में आई ही करंट जाएगी। लेकिन जो पोटेंशियल होता है ना, वो सीरीज में चेंज हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल मान लेंगे V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। पोटेंशियल क्या होता है कि इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस अलग पोटेंशियल होगा, इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस अलग पोटेंशियल होगा, इन दोनों के एंड्स के अक्रॉस अलग पोटेंशियल होगा। इसलिए हमने इसको माना V1, इसको माना V2, इसको माना V3। ठीक है। अब हमें पता है करंट तो सेम ही है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने ओम्स लॉ से सीखा था, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओम्स लॉ, IR। करंट पता है हमें सेम है, अगर पोटेंशियल हम निकाल लेंगे तो हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल हमारे पास इक्विवेलेंट पोटेंशियल इन तीनों का क्या होगा? V इक्विवेलेंट क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। अब हमें ओम्स लॉ पता है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से जो V1 है ना, वो अपना वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू, करंट तो सब में आई ही जा रही है सेम। आई फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? R1। V2 क्या हो जाएगा? R2। थर्ड V3 क्या हो जाएगा? R3। यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 क्या है? R1 प्लस V2 क्या है? R2 प्लस V3 क्या है? R3। हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं I कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बचा ना। I से I अगर कट गई, अब हमें जो चाहिए था वो हमारे पास आ गया। क्या चाहिए था हमारे? R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हुआ? R1
प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोगों ने सीरीज का देख लिया, सेम अब हम देख लेंगे पैरेलल का। सेम गोज विद पैरेलल, पैरेलल के साथ भी वही होता है, लेकिन पैरेलल में क्या है, मैंने बताया तो दो पॉइंट्स के एंड्स के अक्रॉस, दो एंड्स के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल अलग होता है। लेकिन यहाँ देखो, इसके दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल V1 था, यहाँ V2 था, इन दोनों के अक्रॉस V3 था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि तीनों रजिस्टर सेम पॉइंट्स के साथ जुड़े हैं, तो इस केस में भी पोटेंशियल V होगा, दूसरे वाले के पास भी पोटेंशियल V होगा, तीसरे के पास भी पोटेंशियल V होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। यहाँ से मान लो आई करंट निकली, करंट को चाहिए रास्ता। यहाँ पर करंट को एक रास्ता था, तो जितनी करंट यहाँ पर गई उतनी यहाँ पे गई, उतनी यहाँ पे गई। तो आई करंट यहाँ थी, आई भी यहाँ पे थी, यहाँ आई भी थी। तो इसका मतलब करंट ना तीनों रजिस्टर के पास सेम थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें मान लो यहाँ पर आई करंट आई, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई करंट। तो मान लेंगे हम यहाँ पर I1 है, यहाँ मान लेंगे I2 है, यहाँ मान लेंगे I3। ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हम चाहिए आर इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास देखो V ना सबके पास सेम है, हम आई को कैलकुलेट कर लेंगे। आई क्या होगी, आई इज इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आई आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर भी जाके करंट वापस आई बन जाएगी, इन तीनों को ऐड करके आई बन जाएगी। हमारे पास ये होगी ना करंट, तो हमारे पास जो आई है ना वो क्या होगी, V इज इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। ऐसे सेम जैसे हमने यहाँ किया था वैसे हम यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, V तो अपने पास सेम ही है, दूसरे में R1 प्लस दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। जैसे हमने ना यहाँ पर I को कॉमन लेके कट कर दिया था, वैसे ही हम यहाँ पर V को कॉमन लेके कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बचेगा। ऐसे ही जितने भी रजिस्टर दे रखे होंगे सीरीज में, अगर उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालनी है तो इसी केस में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और कैरी ऑन 1 अपॉन R4 ऐसे ही चलते आएगा। अगर सेम सीरीज में दे रखा होगा तब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे और ऐसे निकाल देंगे। आई थिंक आपको सीरीज और पैरेलल जो ये दो सिस्टम दे रखे हैं अपने रजिस्टर के, दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। उनकी रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम ना इनके लगभग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों के, जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, तो आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोला है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट ए the total resistance of the circuit, B the current through the circuit, and C the potential difference across the electric lamp and conductor। अच्छा देखते हैं अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, क्या गिवन है वो हम नोट कर लेंगे। R1 मान लेंगे सबसे पहले हम, क्या दे रखा है 20 ओम, तो ये किसका है, लैंप का रेजिस्टेंस, ये किसकी दे रखी है, लैंप की। दूसरा हम R2 मान लेंगे किसको, 4 ओम को, ये किसका दे रखा है, 4 ओम कंडक्टर का। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है, आर इक्विवेलेंट बताइए, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछी है। तो आर इक्विवेलेंट दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ये हम लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। आर इक्विवेलेंट यहाँ क्या होता है, सीरीज में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कर देंगे, क्या आएगा 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 24 ओम। अपना ए वाला आंसर क्लियर हो गया, कितना आया है 24 ओम, दैट्स ऑल। दूसरा पूछा गया हमसे करंट बताना है। करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, पूरे सर्किट का बताना है तो आर इक्विवेलेंट लेंगे हम लोग। तो V हम लोगों को बैटरी बोलिए 6 वोल्ट की लगी है, तो V कितना है 6, बैटरी हमें बता रखी है V कितना दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट हम लोगों ने अभी निकाला 24, तो 6 बन गया 6, 6 4 24, कितना आया 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर करंट आ गया अपने पास। हम लोगों ने दो चीज़ें निकाल ली, एक ये और एक ये। ए क्वेश्चन ए वाला ये सॉल्व हो गया, बी वाला ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सी वाले पे। सी में क्या बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है किसके, इलेक्ट्रिक लैंप के और कंडक्टर के अक्रॉस। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें V बताना है V1, यानी कि मान लो लैंप के थ्रू V1, आई अपने पास कितना आया था 0.25। V1 मान लेंगे किसका, लैंप का रेजिस्टेंस कितनी है 20, कितना हो जाएगा 25 टू द 50, एक 0 पॉइंट यहाँ आ गया, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। दूसरा इसी में सेम कौन सा किसका पूछा है, दूसरा वाला इसका कंडक्टर के थ्रू, तो हम V2 क्या निकाल लेंगे, V2 में I कितना है, करंट तो दोनों में 0.25 एम्पियर ही है, इसमें कितना है 4, कितना होता है 25 4 या 100 यानी कि 1, V2 क्या है 1 वोल्ट। ये वाला भी आ गया अपने पास। तीनों क्वेश्चन हमने, मतलब इसमें 3 पार्ट्स दे रखे थे इस क्वेश्चन के, तीनों सॉल्व हो गए, ए बी और सी, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है, बोला है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 सपोज द रजिस्टर R1 R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट ए
पूछा है कि द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, बी पूछा है टोटल करंट और सी में पूछा है रेजिस्टेंस कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है अपने पास फिगर, ये फिगर से हमें पता चल गया है कि ये क्या है, एक पैरेलल सर्किट है। अब पैरेलल के केस में क्या होता है, हमें सबसे पहले इसमें बतानी है करंट ईच रजिस्टर से। तो हम पहले लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपना, R1 दे रखा है 5 ओम, कॉमा R2 कितना दे रखा है अपने पास 5 ओम, दूसरा दे रखा है 10 ओम, R3 कितना दे रखा है 30 ओम, और पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी V कितना दे रखा है अपने पास 12 वोल्ट। पता है पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। हमें ए वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच कंडक्टर। हमें ओम्स लॉ से पता है I क्या होता है V अपॉन R। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आई पूछा ईच कंडक्टर से, तो हम क्या बता देंगे, I1 कितना होगा V अपॉन R1। तो V कितना है, फर्स्ट V सब में कितना दे रखा है 12 वोल्ट, R1 कितना है 5, ये कितना हो जाएगा 2.4 एम्पियर। सेकंड पूछा है I2 क्या होगा सेम V अपॉन R2, V अपॉन R2, V कितना है 12, R2 कितना है 10, कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। I3 कितना, V अपॉन R3, V कितना है यहाँ पर 12, 30, 3 4 जा 0.4, कितना होगा 0.4 एम्पियर। बी क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने बोला है टोटल करंट बतानी है। टोटल करंट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हम लोगों ने अभी I1 I2 I3 सारी निकाल ली, यहाँ पुट कर देंगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, टोटल करके कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सी वाला क्या बोला है, सी में हम लोगों से क्या पूछा आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट का पैरेलल क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बस वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपने पास। R1 कितना है 1 अपॉन 5, R2 कितना है 1 अपॉन 10, R3 कितना है 1 अपॉन 30। इन सबको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना आया 1 अपॉन 3, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट अपने पास क्या आ जाएगा 3 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, वो लास्ट क्वेश्चन है इस रेजिस्टेंस का। क्या बोला है क्वेश्चन में, इन फिगर 12.12 रजिस्टर दे रखे हैं 5 अपने पास, और एक 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, और उसका अरेंजमेंट दिखा रखा है फिगर में, और बोला गया है कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और टोटल करंट फ्लो थ्रू इट। चलिए करते हैं, देखते हैं। अच्छा एक बार इसका फिगर बना लेते हैं हम लोग, आसानी हो जाएगी। क्या फिगर दे रखा है, बोला है ये एक बैटरी है, कुछ इस टाइप का अपने पास फिगर दे रखा है, और बोला गया है ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5। ये एमीटर लगा है, ये बैटरी लगी है, और करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, और करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को पहले, ये देखो दोनों एंड टू एंड, यहाँ इस एंड से 2 पॉइंट से ये दोनों कनेक्ट हैं, और ये भी 2 पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। अगर हम इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लें और इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लें, और इनको इसको एक कंसीडर करें, इसको एक कंसीडर करें, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, फिर आर इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे हम लोग, और हमारे पास आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। R1 अपने पास, अच्छा फर्स्ट वाली आर इक्विवेलेंट निकालते हैं हम लोग। क्या बोला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही होता है ना फॉर्मूला। क्या होगा 1 अपॉन R1 कितना दे रखा है 10 ओम, 1/10 प्लस दूसरा कितना दे रखा है 1/40, 1/40 है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 5/40, और ये कितना आ जाएगा 8 ओम। सॉरी ऐसे मान लो इसको, जब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ये आया तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 40/5 यानी कि 8 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम। तो इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना आया 8 ओम। दूसरा वाला केस लेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसमें ना 3 रजिस्टर हैं, तो 1 अपॉन सेकेंड ये वाला कितना दे रखा है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। एलसीएम लिया, हमारे पास 60 आया, 32 सा 2 प्लस 3 प्लस 1, 5/60 कितना आ गया 5/2 प्लस 5 प्लस 6, सॉरी 6/60, ये कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसका भी उल्टा कर देंगे, ये 10 ओम, ये कितना बन गया 10 ओम। तो ये वाला कितना आया 10 ओम। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे 8 प्लस 10, दोनों आप सीरीज में आ गए ना 18 ओम। हमें क्या चाहिए करंट, टोटल करंट का क्या फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। V कितना है अपने पास, बैटरी कितने वोल्ट की लगा रखी है इन्होंने 12 वोल्ट की, 12 अपॉन आर अभी हमने निकाला 18, कितना है 6 2 जा 6 3 जा 2/3, 2/3 कितना होता है 0.67
एम्पियर। सॉल्व। हमारा रजिस्टर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पावर। अपने पास अब लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ लेंगे पावर। पावर पढ़ के हम समझ जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे हीटिंग इफेक्ट पर। पावर क्या होता है? पावर सुनते ही ना एकदम पावर याद आ जाती है ना, लेकिन फिजिक्स में पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप वर्क कर रहे हैं वो। या फिर अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी ये भी लिख सकते हैं और हम रेट ऑफ डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं। अच्छा, पावर किसके पास होती है ये पता है? पावर होती है वीआईपी लोगों के पास। पावर का फॉर्मूला, अच्छा VIP, ये वर्ड देख रहा है। हाँ लो, अगर आप विधायक बन गए तो आपके पास पावर आएगी, फिर आपको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये वीआईपी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये पावर का फॉर्मूला है। अगर इसमें से पावर को P को यहाँ से सेपरेट कर दिया जाए, ऐसे लिख दो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो V इंटू आई इज इक्वल्स टू P। क्या बन गया? VIP बन गया ना। तो पावर का फॉर्मूला याद करना सिंपल है ना। पावर क्लियर? पावर का फॉर्मूला क्लियर। हमने पढ़ा है, अब क्या पढ़ा है हमने? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू IR। तो पावर को फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। या हम लोग V की जगह पर IR डाल दें। अगर इस फॉर्मूले में V की जगह पर IR डाल दें तो पावर क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू, V की जगह क्या डाला? I इंटू R। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? IR डाला, I तो पहले से था, तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर इंटू R। बन गया एक और फॉर्मूला। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये। अच्छा, अब अगर यहाँ हमने V को अभी क्या किया था, V को चेंज, अब हम I को चेंज कर लें अगर, तो I की जगह क्या डाल सकते हैं? V अपॉन R। तो P इज इक्वल्स टू, V तो वहीं रहेगा, I की जगह पे क्या डाल सकते हैं? V अपॉन R। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर अपॉन R। एक और फॉर्मूला बन गया। कितने फॉर्मूले लिए? 3। अपने पास पावर के कितने फॉर्मूले हैं? 1, 2 और 3। समझिए, पावर क्लियर। अब ये जो पावर है इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है इस पावर की? वॉट। क्या होती है? वॉट, WATT। और इसको W से कैलकुलेट करते हैं। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू एम्पियर यानी करंट। तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो पावर को हम और कैसे डिफाइन, वॉट को हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या सकते हैं? वोल्ट इंटू एम्पियर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इसकी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कह लो या फिर एनर्जी कह लो, इसकी क्या होती है? किलो वाट आवर। यही किलो वाट आवर है जिसमें हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो हम लोग बोलते हैं इतनी यूनिट आ गई या इतनी यूनिट आ गई, वो किलो वाट आवर में ही होता है। किसमें होता है? किलो वाट आवर में। वॉट ना एक बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हमने किलो वाट आवर में इसको किया है। अब किलो वाट आवर में कैसे चेंज हुआ? अब हम अगर किलो वाट आवर को छोटा करें तो कैसे कर सकते हैं? किलो, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट। ठीक है। और आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाए? 60 मिनट इंटू 60, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। ये कितना बन जाएगा? मान लो इसको लिख देते हैं 36 इंटू 10⁵ ये वॉट सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि जी। किलो वाट आवर को अगर जूल में चेंज करना है तो वो ये होता है 1 किलो वाट आवर। इधर लिख देते हैं 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये होता है। ये अपनी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, वो इधर ही सॉल्व हो गया। डन। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट की। द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली gets dissipated entirely in the form of heat, in the form of heat. This is known as heating effect. हीटिंग इफेक्ट। जैसे हमारे घर पे रॉड्स वगैरह होती है ना, रॉड्स होती हैं, हीटर होता है, वो सब क्या कर रहा है? उनका सोर्स क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली हमको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ना, हीट की फॉर्म में। वो किसकी वजह से हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से। किस वजह से हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट की वजह से।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला बोल लो या फिर बोल देते हैं हम द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट का, हीट उसको डिनोट पहले किससे करते हैं, एच से। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितना पावर लग रहा है कि लिमिटेड टाइम में, वो होता है हीटिंग इफेक्ट, पावर इनटू टाइम। अब पावर का हमने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है, पावर क्या था, वी आई पी पढ़ा था ना, वी आई पी, ये रहा वी आई और पी, वी आई पी, तो हम वी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर की जगह, वी इंटू आई इंटू टी, एक फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट का ये भी होता है, वी आई इंटू टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, पी की जगह ये भी डाल दो, पी की जगह ये डाल दो, अभी पी की जगह हमने ये डाला, तो हम काफ़ी फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। तो जिस जगह पर हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से वो चीज़ बना लेंगे। अभी मान लो बना लेते हैं या फिर बना लें, पी की जगह ये वाला डाल के देख लो, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक फार्मूला ये भी होता है। एक फार्मूला पावर की ये वाली चीज़ डाल के देख लो, पावर की जगह क्या डाला, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये भी एक फार्मूला होता है। हो गया ना बहुत सारे फार्मूले हीटिंग इफेक्ट के। हमें ना सिर्फ बेसिक फार्मूला आना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए एक ये बेसिक फार्मूला है, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट निकल आएगी। पावर का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, वी आई पी वाली ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे, ये रही वी आई पी वाली ट्रिक। बस इस फॉर्मूले को मॉडिफाई किससे किया हमने, ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल्स टू आई, ये हमें ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, एक ऐसे वी आई पी करके याद रख लो, एक ओम्स लॉ के थ्रू याद कर लो, और दूसरा हमारे पास इसका अमाउंट ऑफ हीट का याद कर लो। बस इन्हीं फॉर्मूले से अपने आगे आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक का दे रखा है वो क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। अच्छा क्या बोला है, करंट और रेजिस्टेंस बतानी है। हमने पढ़ा था वी आई इज इक्वल टू पी, पावर का फॉर्मूला यही पढ़ा था ना। क्या चाहिए हमें, फर्स्ट क्वेश्चन है करंट चाहिए ना, करंट क्या हो जाएगा, पी अपॉन वी, तो पावर फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस हमारे पास किसका दे रखा है, कैसा है, मैक्सिमम रेट का, हम मैक्सिमम रेट के लिए निकालेंगे। तो करंट उसमें पावर कितनी दे रखी है, 840 वाट अपॉन वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, कितने करंट कितनी आएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो कट जाएगा, 22 3 66.82 एम्पियर, ये आ गई करंट। इसी मैक्सिमम वाली केस में हम लोग दूसरी चीज़ क्या निकाल लेंगे, क्या बोला है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, क्या चाहिए आर, तो आर निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, वी क्या कितना दे रखा है 220, आई कितना दे रखा है 3.82, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 20 बढ़ा लेंगे, तो इससे डिवाइड करोगे तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी अपने पास 57.60 ओम। सेकंड केस किसका दे रखा है, मिनिमम का। सेकंड केस क्या दे रखा है, जब हीटिंग इफेक्ट कैसा हो, मिनिमम, कैसा हो, मिनिमम। सेम केस है, आई चाहिए हमको, पी पावर कितना है उस टाइम पर 360 वाट अपॉन वोल्टेज कितना है 220, कितना आएगा, कट जाएगा 1.64 एम्पियर। सेकंड इसमें भी ऐसे ही आर चाहिए, वी अपॉन आई लगाएंगे, तो वी कितना दे रखा है 220, आई कितना आया 1.64, काट देंगे कितना आएगा 134.15 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन आया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, क्या है, हीट हमें दे रखी है, एच इज टू कितना दे रखा है 100 जूल, कितना दे रखा है 100 जूल। दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ओम, रेजिस्टेंस दे रखी है 4 ओम। तीसरा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 सेकंड, और हमें क्या चाहिए, वो पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर, यही फॉर्मूला होता है। वी हमें निकालना, आई हमें पता नहीं, आर दे रखा है। आई निकालने के लिए हमारे पास एच है, तो हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ा पीछे। यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, एच मतलब है हमारे पास 100 जूल, ये अपॉन में आ जाएगा, आर कितना है अपने पास 4 ओम, इंटू टाइम कितना है 1 सेकंड, और आई स्क्वायर, आई इधर रहेगा, रूट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है 10 का, ये किसका होता है 4 का, तो क्या आ जाएगा ऊपर 10 नीचे आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 2 5 जा 10, कितना आया 5 एम्पियर। करंट कितना है अपने पास 5 एम्पियर, करंट कितना है अपने पास 5 एम्पियर, तो यहाँ रख देंगे, वी चाहिए हमें, वी इज इक्वल टू करंट है 5 एम्पियर, रजिस्टर है 4, कितना आया 20 वोल्ट, कितना आया 20 वोल्ट इज द आंसर। इतनी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है बिल्कुल सिंपल, क्या बोला है इसने, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और करंट भी दे दिया और पावर पूछा है। अरे यार इतना सिंपल कैसे दे देते हैं। क्या बोला है, पावर निकालनी है, पावर क्या होता है V इंटू आई, और V भी दे दिया, I भी दे दिया। V कितना दे दिया 220 वोल्ट, I कितना दे दिया है 0.50 एम्पियर, रख दो फॉर्मूले में 220 इंटू 0.50, बस यही तो है। क्या आ गया 1 1
जीरो और वॉट पावर किस में आती है, वॉट में, खत्म। बस इतना ही छोटा सिंपल एक क्वेश्चन और हो गया थर्ड, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का और इस चैप्टर का, और चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्या दे रखा है लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 डेज एट 3 रुपी पर किलोवाट आवर। अच्छा क्या बोल रखा है, क्या बोला इन्होंने कि अपने पास पावर इन्होंने दे दी 400 वॉट, 400 वॉट, ठीक है, और इसका जो रेट है ना, रेट मतलब किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो 8 आवर काम करता है पर डे, और टोटल डेज कितने दे रखे हैं अपने पास 30 डेज, कितने दे रखे हैं 30, ये मान लो टाइम पीरियड है, इतने रेट पर ये टाइम पीरियड है, और पूछा है उसकी कॉस्ट बतानी है हमें, पूरे एनर्जी की कॉस्ट बतानी है किस रेट पर, 3 रुपी के रेट पर किलोवाट आवर में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, टोटल एनर्जी कितनी लेगा वो 30 डेज में, पढ़ा था ना हमने एनर्जी फॉर्मूला, इसने क्या बोला था, पावर इंटू टाइम, पावर कितनी दे रखी है अपने पास 400 इंटू टाइम कितना दे रखा है 30 डेज, किस रेट पर 30 डेज, किस रेट पर दे रखा है, ये किस में है, वॉट में, किस रेट पर है 8 आवर पर डे, यही है ना, यही रेट पर, कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। फिजिक्स में क्वेश्चन कैलकुलेट करते टाइम यूनिट्स का खासकर ध्यान रखिए, डे से डे कट गया, ये कितनी हो गई 961230 और वॉट आवर, ये हो गई अपने पास वॉट आवर, लेकिन हमें किस में चाहिए है, किलो वॉट आवर में, किस में चाहिए किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा 96 किलो वाट आवर आ गई इसमें। हमें रेट दे रखा है 1 किलो वाट आवर का कितना है 3 रुपी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 96 मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी आएगी 288 रुपी, कितने 288 रुपी, टोटल कॉस्ट अपने पास कितनी हो जाएगी 288 रुपी। इसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म होता है। कीप स्टडिंग, थैंक यू सो मच। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, चेक कर सकता है। बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप वर्क हार्ड एंड रॉक्स इन एग्जाम्स।